बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यूटीपी उमर तारिक पीरज़ादा यूटीपी का यूटोपिया के प्लेटफॉर्म से दोबारा हाजिर हूँ और आज हम पाकिस्तान इन 2047 सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक और ज़बरदस्त स्पीकर के साथ मौजूद हैं एंड आई एम वेरी प्रिविलेज्ड टुडे। आज की एपिसोड बहुत स्पेशल होने वाली है। पिछली कुछ एपिसोड्स में हमने एक एडटेक कंपनी से बात की जो कि पाकिस्तान में एजुकेशन को स्प्रेड करना चाह रही हैं थ्रू टेक्नोलॉजी। और फिर हमने एक ऐसे आदमी से बात की, परवेज़ अब्बासी साहब, जो कि आजकल तो एक एनआईसी इस्लामाबाद टीम अप के साथ इन्वॉल्व हैं, लेकिन उनका टेलीकॉम सेक्टर से बहुत अरसे तक ताल्लुक़ रहा है। और हमने नेचुरली एक प्रोग्रेशन देखी कि एजुकेशन पाकिस्तान को पहुंचानी है क्योंकि ह्यूमन कैपिटल एक बहुत बड़ा यूथ बल्ज है पाकिस्तान में, और एंटरप्रेन्योरशिप भी करनी है। लेकिन ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर हमें एक हर्डल आ रही है कि हम जब तक पूरे मुल्क में टेलीकॉम और इंटरनेट के इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं पहुंचाएंगे तो इंटरनेट एवरीवेयर पाकिस्तान में नहीं हो सकेगा एंड उसकी वजह से हमारी बाकी चीज़ें जो हैं वो हिंडर करेंगी। तो आज हमारे साथ परवेज़ इफ्तिखार साहब मौजूद हैं, जो कि पीएम टास्क फोर्स के मेंबर हैं ऑन आईटी एंड टेलीकॉम। तो ही इज़ एक्चुअली इन्फ्लुएंसिंग, ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस रेगुलेशन एंड पॉलिसी टू हिज बेस्ट एफर्ट्स। और ये कर सकते हैं क्योंकि ही हैज़ बीन एन इंटरनेशनल कंसल्टेंट फॉर मैनी इयर्स ऑन आईसीटी पॉलिसी एंड रेगुलेशन। बाय द वे, जब भी मैं आज आईसीटी बोलूंगा तो दैट एक्चुअली मींस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हमारी ऑडियंस के लिए। And he has been a consultant and advisor for more than 14 countries उनकी regulatory policy के अंदर। Uh, before, in his earlier life, he has spent all his life in Siemens. He started as a young engineer in Siemens, and he spent over 30 years and ended up as country head as for Siemens Telecom. और उसके बाद जब इनका टाइम यूनिवर्सल सर्विस फंड पाकिस्तान में गुजरा, इट एक्चुअली बिकेम अ ग्लोबल एग्जाम्पल ऑफ कि किस तरह एक यूनिवर्सल सर्विस फंड जो है रूरल एरियाज में और पसमानदा तबकों में टेलीकॉम फैला सकता है। एंड पाकिस्तान वाज एन अपॉर्चुनिटी एंड आई एम श्योर ही विल टॉक अ लॉट मोर अबाउट कि किस तरह वी एक्चुअली ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी एंड शोकेस पाकिस्तान टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो चलते हैं परवेज साहब के पास। परवेज साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। इट्स अ रियल ऑनर कि आपने हमारे लिए आज टाइम निकाला है। किस तरह बात को शुरू करना चाहेंगे? Thank you for inviting me, and thank you for a very generous introduction. Uh, mm, yes, that is true. मेरी बहुत corporate life सारी मेरी Siemens में गुजरी, जिसमें part of it some years in fact जर्मनी में थी, और जर्मन भी सीखी और जर्मन से बहुत कुछ सीखा भी। लेकिन अभी जब मैंने यूएसएफ ज्वाइन किया, अनफॉर्चुनेटली सीमेंस ने मुझे कहा कि जी आप हमारे पास कंट्री में आपके लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं है, आपको बाहर जाना पड़ेगा। तो दे वर मेकिंग मी एज एज ए फर्स्ट स्टेप कंट्री हेड ऑफ बांग्लादेश। लेकिन मैं पाकिस्तान में रहने में इंटरेस्टेड था, हमेशा से रहा। पहले भी अपॉर्चुनिटीज मिली बाहर बाहर सेटल होने की, लेकिन समहाउ आई वांटेड टू बी हियर, लिव इन माय ओन कंट्री। सो और मैंने वैसे भी सोचा कि कुछ पे बैक भी करना है कंट्री को। तो एनीवे ये जॉब एक नजर आई मुझे, यूएसएफ सेटअप हो रहा था उस वक्त, यूनिवर्सल सर्विस फंड। तो मैंने इसके लिए अप्लाई किया, इस सीरीज ऑफ इंटरव्यूज हुआ। बहरहाल कट द स्टोरी शॉर्ट कि वो मैं सिलेक्ट हो गया एज द फर्स्ट सीईओ एंड द फर्स्ट एम्प्लॉई ऑफ यूएसएफ कंपनी। यूएसएफ कंपनी बनाई गई थी, अभी भी है अंडर SCCP एज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इट इज ए यूनिक यूएसएफ इन द वर्ल्ड इन द सेंस कि ये कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं है जैसे कि बहुत से मुल्कों में है यूएसएफ। ये एक कंपनी है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, जिसका कि बोर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है, हाफ प्राइवेट हाफ पब्लिक। और कोई भी एक साइड दूसरे के बगैर फैसले नहीं कर सकती। तो काफी उसको मॉडल इज वेरी वेरी गुड। इनफैक्ट बहुत से लोगों ने बाद में कॉपी भी किया इसको। तो यूएसएफ 5 साल तक चला, सेटअप किया उसको। एज ए सेड मैं एम्प्लॉय नंबर 1 था, तो हायरिंग भी की और कंपनी बनाई और प्रोजेक्ट्स बहुत से लॉन्च किए। 5 साल बाद जब मैंने छोड़ा तो क्योंकि आईटी की दुनिया में बात तो बड़ी आसानी से फैलती है, तो और वर्ल्ड बैंक हमारी बड़ी तारीफ कर चुका था कि ये तो रोल मॉडल है, बन गया है पाकिस्तान यूएसएफ में। तो मुझे फौरन ही कंसल्टिंग की ऑफर्स आने लगी।
सही। तो वहां से मेरी कंसल्टिंग शुरू हो गई 2012 में, और 2007 मैंने यूएसएफ ज्वाइन की थी। 2012 से मैंने ये फिर कंसल्टिंग शुरू कर दी, और कंसल्टिंग मेरी क्योंकि बाहर से मुझे ऑफर्स आ रही थी और मैं बाहर जा रहा था, तो ज्यादातर वो कंट्रीज थी जो यूएसएफ सेटअप करना चाहती थी, या यूएसएफ सेटअप था लेकिन वो चल नहीं रहा था। ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत पड़ गई थी, बिकॉज ओरिजिनली यूएसएफ सिर्फ टेलीफोन के लिए हुआ करता था। राइट। फिर इंटरनेट आ गया, तो राइट। यूएसएफ को एक सॉर्ट ऑफ नई लाइफ देनी पड़ गई बहुत सी कंट्रीज को। उन्हें अपना बेसिक लॉ चेंज करना पड़ा। लकीली पाकिस्तान में बेसिक लॉ ऐसा था कि जो बहुत फ्लेक्सिबल था, और उसको ज्यादा हमें ट्वीक करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशंस को बोलते हैं, जो अंडर द एक्ट रूल्स होते हैं और ऐसी चीजें, रेगुलेशंस, उसको ही ट्वीक करके हम उसको वॉइस सेंट्रिक से डेटा सेंट्रिक बनाने में कामयाब हुए। लेकिन बहुत सी कंट्रीज में मुझे जो कंसल्टिंग ऑफर्स हुई वो यही थी, या बनाना चाह रहे थे या बनाया हुआ था तो उसको रिफॉर्म करना था, वगैरह वगैरह। सो क्योंकि मेरा महीने में एक हफ्ता तकरीबन ऑन द एवरेज बाहर गुजरता था, तो 3 हफ्ते में इधर होता था, जिसमें पार्ट ऑफ द टाइम आई यूज्ड टू वर्क ऑनलाइन, पार्ट ऑफ द टाइम आई हैड फ्री। सो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा मौका है। सो आई स्टार्टेड डूइंग, आई ट्राइंग टू डू समथिंग फॉर माय ओन कंट्री। एक मैंने प्रिंसिपली एक डिसीजन लिया अपने लिए, वो ये था कि मैं कंट्री में कंसल्टिंग नहीं करूंगा। सो देयर विल बी नो money making exercise in the country. Whatever I'll do in the country, it will be free of charge, with the exception कि अगर डॉलर बाहर से आ रहे हो, अगर मुझे वर्ल्ड बैंक कोई ऑफर करता है या आईटीयू ऑफर करता है, या कोई इस तरह का यूएसएड वगैरह, तो फिर तो कर लूंगा। लेकिन अगर मुझे वन ऑफ दीज मोबाइल ऑपरेटर्स या दूसरी तीसरी ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में कंसल्टिंग ऑफर, जो कि मुझे हुई, बहुत सी ऑफर्स हुई, पीटीए, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी वगैरह सब, लेकिन मैंने कहा कि मैं उनके लिए सब कुछ वो फ्री होगा। सो फ्री मतलब एडवाइस जो भी देनी है, करना तो क्या था। बहरहाल तो ये इस तरह चलता रहा सिलसिला। और अभी लेटली सिचुएशन ये है कि कोविड आ गया, तो इंटरनेशनल ट्रैवल काफी हद तक कम हो गई, बल्कि बंदी हो गई बीच में। तो उसमें कुछ तो वर्क, ऑनलाइन वर्क चल रहा है, लेकिन इन द मीन टाइम वर्ल्ड बैंक और आईटीयू जैसे इदारे, जिनके पहले मैंने कहा था कि वो इक्का दुक्का कॉन्ट्रैक्ट किए थे पाकिस्तान में, उनकी बढ़ गई बहुत ज्यादा एक्टिविटी इन पाकिस्तान। सो आई एम नाउ involved in Pakistan more than outside. Okay. So for the last half a year or so, दो तरह से, एक तो ये वर्ल्ड बैंक आईटीयू टाइप जो इदारे जो कंसल्टेंट के तौर पे मुझे ले रहे हैं और उनके लिए मैं काम कर रहा हूँ, और दूसरा ये जो प्रो बोनो एक्टिविटी, फ्री ऑफ चार्ज एक्टिविटीज है, उसमें आपने जिक्र किया प्राइम मिनिस्टर्स टास्क फोर्स ऑन आईटी एंड टेलीकॉम में हूँ मैं। उसमें उस आईटी एंड टेलीकॉम की टास्क फोर्स के 3 हिस्से, आईटी, टेलीकॉम और ह्यूमन रिसोर्स। जो टेलीकॉम का हिस्सा है उसको मैं हेड भी करता हूँ। सो मेरा मेन स्टे टेलीकॉम है, आईटी जाहिर है साथ लग जाता है वो, तो बट माय होम ग्राउंड इज टेलीकम्युनिकेशंस। उसके अलावा आई एम इन certain few other committees like 5G readiness committee एक बनी है, या बहरहाल कुछ और इस तरह की कमिटीज हैं। तो whatever I can do, I can contribute, I do contribute. कुछ जगहों पे बात सुन लेते हैं लोग, कुछ जगहों में नहीं सुनते, तो दोनों चलता रहता है। एक और मैंने जो साथ छोटा सा काम करता हूँ, वो पहले मैंने ब्लॉग लिखना शुरू किया था, लेकिन मैंने देखा कि जो हमारे डिसीजन मेकर्स हैं, जो पॉलिसी लेवल के, जो मेरे ऑडियंस है बेसिकली, वो मेरे ऑडियंस यंग क्राउड इतना नहीं है जितना कि वो पॉलिसी या डिसीजन मेकर्स हैं, तो वो ब्लॉग्स नहीं पढ़ते, वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। सो मैंने न्यूज़पेपर आर्टिकल्स लिखने शुरू किए, और आज तक ये चल रहा है कि मैं महीने में कभी एक कभी दो आर्टिकल ऑन सम पॉलिसी मैटर, सम रेगुलेटरी मैटर ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, मैं अपनी राय का इजहार करता रहता हूँ। कुछ लोगों को कभी अच्छा नहीं लगता, कुछ लोग कहते हैं तुम तो फलां के वो उस पे चलते हो, इंटरेस्ट पे चलते हो। बहरहाल मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है और इससे साबित है कि मैं किसी से कोई फेवर नहीं लेता।
I try to remain as much as neutral as possible. और बस कोशिश है कि जैसे आपने कहा यूटोपिया वाली बात कह लें या जैसे भी कि कुछ इस हमारी कंट्री की हालत जो कि जिसमें बहुत कुछ होने वाला है वो कुछ हो जाए और क्योंकि इंटरनेट हर चीज़ पे हावी हो रहा है तो खुशकिस्मती से वहीं पे मुझे मौका मिला है या मौका है मेरे पास कुछ करने का तो उस जज्बे से बस थोड़ी बहुत कोशिश लगी रहती है। जबरदस्त सर, आई थिंक इट्स वेरी इंस्पिरेशनल और आपकी ह्यूमिलिटी के आप किसी एजेंडा पे नहीं है, मेरे ख्याल से आप पाकिस्तान के एजेंडा पे हैं, तो यू आर ऑन द साइड ऑफ पाकिस्तान। That is absolutely true and I'm on the Pakistan agenda. Yes, absolutely, absolutely. जबरदस्त। और उसमें यही होता है कि वो कभी-कभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि भाई मैं लास्ट टाइम तो उसकी फेवर में बात कर रहा था और अब इसकी फेवर में बात कर रहा हूँ दो अपोजिंग साइड्स की। तो वो वही होता है कि भाई नहीं मैं किसी एक की साइड पे नहीं सिर्फ पाकिस्तान का जहाँ पे भला होता है कोशिश ये होती है जी। जी, तो परवेज साहब ये डिस्कशन सीरीज जो हम चला रहे हैं उसमें हम पाकिस्तान को फ्यूचर में देखना चाह रहे हैं। तो द रीज़न कि ये मैंने जो डिस्कशन शुरू की, मैं चाह रहा हूँ कि लोग थोड़ा फ्यूचर देखना शुरू करें और आज वो फिर वो काम शुरू करना शुरू करें जिसके बेसिस पे फिर वो एक सीड प्लांट करके जो दरख्त बनता है वो वाली टिपिकल एनोलॉजी है। तो शुरू यहाँ से करते हैं परवेज साहब कि हम थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं एंड यू विल गेट इट बिकॉज आईटी टेलीकॉम मतलब टाइम ट्रैवल प्रॉब्ली पॉसिबल होगा। लेट्स रीच 14 अगस्त 2047। आप सुबह को उठते हैं और खिड़की के बाहर देखते हैं, तो आपको पाकिस्तान कैसा नजर आता है और आप कैसा देखना चाहते हैं पाकिस्तान को? खिड़की से क्योंकि आपने कहा तो पहली बात तो मैं कहूंगा कि मुझे मुझे ग्रीन पाकिस्तान नजर आए तो बहुत मैं खुश होऊंगा। ग्रीन अल्लाह करे हमारे ये जो कुछ प्लान्स हैं ये बिलियन ट्रीज के या 10 बिलियन ट्रीज के इनमें कामयाबी हो तो ऑफ कोर्स एज फार एज विजुअल इज कंसर्न तो ग्रीन लेकिन अदरवाइज आई थिंक वी शुड बी अमंग द टॉप 10 economies of the world. Inshallah, we have all the potential. और वहां तक पहुंचने के लिए at least I am convinced after 44 years now in the field कि nothing else but technology can take us there. और टेक्नोलॉजी के अलावा टेक्नोलॉजी से हटके कोई चीज ऐसी नहीं है। हम जितनी भी तरक्की कर लें किसी भी फील्ड में अनलेस हम टेक्नोलॉजी इन ऑल फील्ड्स और टेक्नोलॉजी का जो एक इंटीग्रेटर है वो आईसीटी है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें हम इतने आगे बढ़ चुके हों कि कोई भी शख्स कहीं पे भी रहता हो और कितना अमीर या कितना गरीब हो उसको पूरी तरह से इस्तेमाल करना आता हो, इस्तेमाल करता हो टेक्नोलॉजी को, कनेक्टेड हो। एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान irrespective of where he lives or where he or how much he earns, he should be able to be a part of that, a part of the country, of the community of the country, connected with each other. वो उसकी मदद से वो सीखे, उसकी मदद से वो स्किल्स डेवलप करे, उसकी मदद से वो अपनी लाइफ को बेहतर तौर पे गुजारने की के तरीके सीखे, हेल्थ वाइज अपने आप को हेल्थ और हाइजीन में अपने आप को एजुकेट करे और एक अच्छी हेल्दी लाइफ गुजार सके। अगर खुदा न खास्ता बीमार हो तो वो टेक्नोलॉजी की मदद से जरूरी नहीं कि वो उसको किसी बड़े शहर के किसी बड़े अस्पताल में जाना पड़े। हाँ जाहिर है कोई ऑपरेशन वगैरह हो तो किसी शायद जाना ही पड़ेगा, लेकिन हमारे यहाँ तो इस वक्त प्रॉब्लम ये है ना कि हमारे यहाँ क्या बहुत से मुल्कों में कि अगर छोटी सी भी तकलीफ होती है तो एक गांव का शख्स जिसको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ती है, अव्वल तो वो डॉक्टर के पास जाता नहीं है, वो देसी इलाज ही करता है, लेकिन अगर उसको जरूरत पड़ती है तो वो बेचारा बीमारी की हालत में गांव से सुबह जो पहली बस चलती है उस पर बैठता है, शहर में जाता है, सारा दिन धक्के खाता है, अस्पताल में वो धक्के खाता है और वो शाम को बस में वापस आता है तो दवाई लेके या व्हाटएवर, तो वो पहले से ज्यादा बीमार होता है शायद।
तो टेक्नोलॉजी हमें ये अपॉर्चुनिटी देती है कि वो एक बेसिक हेल्थ यूनिट में अपने चला जाए और एक स्पेशलिस्ट उसको देख ले और उसको एटलीस्ट बता सके कि तुम्हें क्या करना है या क्या नहीं करना। टेक्नोलॉजी मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में इंशाल्लाह वहाँ पहुँचेगी। हम इस पर कोशिशें हो रही हैं फैलाने की। कनेक्टिविटी इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दैट। उसके बाद ही ये एजुकेशन, हेल्थ केयर वगैरह चीज़ें आएंगी। कॉमर्स ऑफ कोर्स, बैंकिंग, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ये सब सीखने के लिए हमें कनेक्टिविटी is the first thing that we need. Unfortunately, at this point in time, we are quite far away from there. लेकिन कोशिशें हो रही हैं और इंशाल्लाह 10 साल का जो आपने कहा 47 में 10 साल नहीं ज्यादा बनते हैं 25 जी, तो 25 जी जी 2047 में everybody will be connected irrespective of where he is or she is. इंटरनेट की अच्छी बात यह है कि इट्स ए ग्रेट इक्वलाइजर। अगर इंटरनेट का एक लेक्चर आप किसी बच्चों के लिए अगर कोई टीचर करता है या डेमोन्स्ट्रेशन देता है तो वो उसको अमीर बच्चा भी वही देख रहा होगा, गरीब बच्चा भी वही देख रहा होगा। शहर के अंदर रहने वाला भी उसको वही लेक्चर नजर आएगा और गांव वाले को वही नजर आएगा। तो इट्स इन अ वे इट्स ए ग्रेट इक्वलाइजर। बट ऑन द अदर साइड इट इज आल्सो ए सोर्स ऑफ इनइक्वालिटी। वो ये कि उसके पास एक के पास अवेलेबल है, के पास कनेक्टिविटी अवेलेबल नहीं है या उसके पास डिवाइस अवेलेबल नहीं है जिससे वो उसको एक्सेस कर सके। तो इस चीजों को हमें ब्रिज करना है। ये जो डिजिटल डिवाइड है इसको ब्रिज करना है और यूएसएफ के एजेंडा में भी यही है। तो होपफुली इंशाल्लाह बाय देन we would have by 2047 we would have crossed that bridge and we'll be then doing a lot of things in a much different way than we are doing today. In fact, हमारी सोच जो है वो भी बदल जाएगी. Once we are connected, once we are our horizons broaden, ऐसे है जैसे कि आप जमीन पे खड़े देख रहे हैं या किसी पहाड़ की चोटी पे खड़े देख रहे हैं. तो जब आप जरा ऊंचाई पे से देखते हैं तो आपको बहुत कुछ नजर आता है. तो अगर हमारी एजुकेशन और इंटरनेट की वजह से आप पहले लोग ट्रैवल करके सीखते थे, अब लोग इंटरनेट के जरिए वही चीज हो जाती है, वर्चुअली आप ट्रैवल कर लेते हैं. अब हम भी अब देखें, अब मैं और आप बात कर रहे हैं तो पहले तो ये ट्रैवल करने के बाद ही मुमकिन हुआ था. तो जब ये होने लगेगा तो हमारी सोच में भी तब्दीली आएगी और आई थिंक therefore I see a much more progressive Pakistan, much more inclusive Pakistan, जिसमें irrespective of where you live and what you earn, जैसे मैंने पहले कहा, you will be equal irrespective of whether you are a male or female. ये एक बहुत बड़ा हमारा unfortunately इस वक्त है जो कि डिफरेंस है. GSMA कहता है कि it is 39% less likely for a woman to have a mobile phone in the country, in Pakistan. So we have to beat that. Hopefully, inshallah, it is getting better, but it's getting better quite slowly. We have to, therefore, we have to put more hard work into it. But inshallah, that will happen. 2047 तक we'll be able to boast कि हमने ये challenges को cross कर लिया है. We'll be confronting more challenges, but they will be newer challenges, and at least we'll be we won't be down there as we sometimes feel we are today. इंशाल्लाह आई थिंक बहुत अच्छा आपने एक पिक्चर क्रिएट की परवेज साहब, और यही आई थिंक गेट्स अस इनटू लेट्स से द नेक्स्ट लेवल कि अब अगर हम आज खड़े हुए हैं, आपने आई थिंक थोड़े बातें आपने ऑलरेडी टच कर ली, लेकिन अगर हम लेट्स से आपके एरिया को ही लेते हैं, दैट्स व्हाई यू आर हियर, आईसीटी की अगर हम बात करें, रोटी कपड़ा मकान इंटरनेट, राइट, दैट इज हाउ इट इज, और वो मैस्लोज दैट इज हाउ इट इज नाउ. बिल्कुल. तो अब हम उस लेवल की बात कर रहे हैं कि भाई जिस तरह एक वेलफेयर स्टेट का जिस तरह पाकिस्तान का ख्वाब है,
उसका काम है कि भाई रोटी कपड़ा मकान इंश्योर करे फॉर एवरीबडी, तो इंटरनेट इंश्योर करना भी इट्स पार्ट ऑफ द सेम स्टोरी, सो टू से। एब्सोल्युटली, बहुत सी कंट्रीज में, बहुत सी कंट्रीज तो नहीं कहना चाहिए, कुछ कंट्रीज में ये शुरू हो गया है। आई थिंक फिनलैंड वाज द फर्स्ट कंट्री टू डू कि इंटरनेट को एज ए बेसिक ह्यूमन राइट देखें। एक्सेप्ट कर लिया गया है। जी प्लीज, जी, मैं आपकी बात उसमें, लेके। जी, तो उसके अंदर अब अगर हम आज की बात करें तो वी हैव कम अ लॉन्ग वे। तो ऐसा नहीं है कि लेट्स अंडर प्ले के वेयर वी स्टार्टेड फ्रॉम एज अ कंट्री एंड वेयर वी हैव रीच्ड एंड लॉट्स हैज प्रोग्रेस्ड। लेकिन लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडे कि आज हम जहाँ हैं, तो इफ यू कैन हेल्प आवर ऑडियंस अंडरस्टैंड कि कितनी इंटरनेट कवरेज जो है वो एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान में, इफ यू कैन पुट अ परसेंटेज टू इट। और मुझे वो कंसर्न हमेशा रहता है ये अर्बनाइजेशन वाला, कि क्या ज्यादातर इंटरनेट हमारा वही 12-13 सिटीज में है क्योंकि पॉपुलेशन वहां पर है। तो इसके ऊपर थोड़ा अगर आप कमेंट करें कि आज हम किधर हैं, और क्या वो हर्डल्स हमें आ रहे हैं या चैलेंजेस आ रहे हैं जिन्हें हमें ऑब्वियसली ओवरकम करना है कि हम फिर वो इंटरनेट एवरीवेयर जो आपने इतना बात की क्वालिटी के साथ वो हम पहुंच सकें। जी, इंटरनेट, फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल बेसिक्स में चले जाएं अगर आप, तो हमें दो मीडिया हैं जो जिस पे इंटरनेट ट्रैवल करता है, हम आप तक, मुझ तक, सब तक पहुंचता है। एक है बाय वायर्स, और वो वायर्स बने से तो आजकल ऑटोमेटिकली वन मींस ऑप्टिक फाइबर केबल्स। और एक है बाय एयर, जैसे मोबाइल फोन है, और उसमें आपको चाहिए होता है एक चीज जिसे कहते हैं स्पेक्ट्रम, जो कि वो एयर वेव्स हैं जिस पे ट्रैवल करके आवाज या डेटा हम तक पहुंचता है, या हमसे वहां जहां पहुंचाना होता है वहां पहुंचता है, टावर तक पहुंचता है, टावर से आगे फिर फाइबर शुरू हो जाता है। ये दोनों चीजें जो है इसमें हम पिछले, अनफॉर्चुनेटली पिछले 10-12 साल में हम पीछे रह गए हैं। 2008 तक हम रीजन में सबसे आगे थे। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद हम कुछ, हमारे यहाँ स्लो डाउन हो गया। और मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊं कि अब ये जो टावर्स हैं, फॉर एग्जांपल टेलीकॉम टावर्स, जहां से अब हम पहले वॉइस एक्सेस करते थे, अब इंटरनेट एक्सेस करते हैं। जब वॉइस एक्सेस करते थे तो उसकी वॉइस को ट्रेवल करने के लिए इतनी वो बैंडविड्थ या इतनी कैपेसिटी नहीं चाहिए होती कि वो, लिहाजा उसमें फाइबर ऑप्टिक केबल न भी हो तो काम चल जाता है। तो वो फाइबर ऑप्टिक केबल नहीं थी, माइक्रोवेव सिस्टम लगे हुए थे, तो टावर से पीछे कोर तक जाने के लिए माइक्रोवेव पे काम चल जाता था। जब डेटा आ गया और ये 3G के बाद 4G आ गया है और अब 5G भी आ जाएगा इंशाल्लाह, तो इसमें फिर हमें वो जो डेटा ज्यादा हमें ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है दोनों तरफ। टावर से पीछे की बात कर रहा हूँ मैं, टावर से आप तक तो स्मार्टफोन है आपके पास या लैपटॉप है, जो भी है वो तो एक और चीज है, लेकिन पीछे तो पाकिस्तान में, मैं थाईलैंड से शुरू करता हूँ। थाईलैंड में 90% टावर जो हैं वो फाइबर से कनेक्टेड है ऑन द बैक हॉल, बैक साइड। मलेशिया में अबाउट 60% है, वियतनाम में अबाउट 35% है, इंडिया में कोई 25-27% है, पाकिस्तान में 7% है। सो वी हैव टू इंक्रीज आवर ऑप्टिक फाइबर पेनिट्रेशन। ऑप्टिक फाइबर पेनिट्रेशन, जिस जमाने में मैं यूएसएफ में था तो हमने एक शुरू किया था एक प्रोग्राम जिससे हम ऑप्टिक फाइबर को, हमने कहा था कि हर पाकिस्तान की हर तहसील, जो कि सब डिस्ट्रिक्ट कहलाती है, तहसील कहते हैं उसको पाकिस्तान में, उस तक फाइबर पहुंचना चाहिए। और हमने हर तहसील तक फाइबर पहुंचाया। कोई 30% ऐसी 30% तहसील थी जिनमें फाइबर नहीं पहुंचा हुआ था। उसके बाद हमने ख्याल था कि हम नेक्स्ट स्टेप वुड बी द यूनियन काउंसिल। यूनियन काउंसिल इज ए क्लस्टर ऑफ अबाउट 5 विलेजेस, सो सब डिस्ट्रिक्ट के नीचे यूनियन। तो यूनियन काउंसिल्स का वो प्रोजेक्ट अनफॉर्चुनेटली रह गया। मैं तो खैर था नहीं यूसुफ में, तो जो भी वजह थी, अब दोबारा से उसको खैर शुरू किया गया है। और हम इंशाल्लाह तकरीबन आधी 6400 के करीब यूनियन काउंसिल्स हैं पाकिस्तान में। तो तकरीबन आधी जो है वो आइदर दे आर कनेक्टेड और हो गई हैं, या वो उस वहां से फाइबर गुजर रहा है
तो उसमें सिर्फ वहाँ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है। बाकी आदि पे काम होगा इंशाल्लाह अगले चंद सालों में, मच बिफोर 2047 इंशाल्लाह वी विल हैव एवरी तहसील, नो सॉरी, एवरी यूनियन काउंसिल कनेक्टेड विद फाइबर। सो यानी फाइबर पेनिट्रेशन बढ़ जाएगी। अच्छा, जो मैंने फिगर दिया 7% का, वो ज्यादातर सिटीज में है जो कनेक्टेड है। गांव में तो 7% भी शायद नहीं हो रूरल एरियाज में। तो उस पे भी काम हो रहा है। देयर आर प्रोजेक्ट्स नाउ। एक पे और पे मैं काम कर रहा हूँ वर्ल्ड बैंक के साथ, वो भी इट हैज नो वर्क हैज स्टार्टेड, इट इज पेपर वर्क इसका हो रहा है, जिसमें वो कुछ असिस्टेंस कर रहे हैं। और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जितने भी छोटे शहर हैं कनेक्टेड तो हैं फाइबर से वो, लेकिन शहर के अंदर फाइबर नहीं है फिर। यानी अगर शहर के एक शहर है तो उसमें अगर 25 टावर लगे हुए हैं तो वो 25 टावर कनेक्टेड नहीं है। मैं टावर की बात कर रहा हूँ, दैट डजंट मीन कि सिर्फ टावर ही कनेक्ट करने हैं, उनके स्कूल्स भी कनेक्ट करने हैं, उनके हॉस्पिटल्स भी कनेक्ट करने हैं, उसकी एंटरप्राइज जो एंटरप्राइजेज है वहां पे उनको भी कनेक्ट करना है, हाउस होल्ड्स को भी कनेक्ट करना है। सो वो स्टेज वाइज होता जाएगा। लेकिन हम उस एक वो प्रोजेक्ट भी है जिसपे हम काम कर रहे हैं कि the fiber penetration in the cities, smaller cities also increases। आपने ठीक कहा कि बड़े जो दर्जन भर शहर है उसमें तो इतना मसला नहीं है, लेकिन छोटे शहरों में एक इशू है। वहां पे जो बड़े शहरों में भी जो है वो इतने अच्छे तरीके से नहीं किया गया अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज उस वक्त कोई प्लान्ड अप्रोच नहीं थी। जो अब मैं इस्लामाबाद के F10 वाले एरिया में रहता हूँ, मेरी गली में 3 ऑप्टिक फाइबर केबल्स जा रही हैं। और अगर आप रावलपिंडी के बहुत से इलाकों में चले जाएं वहां पे एक भी नहीं है। तो यानी ये लॉपसाइडेड अगर होता है तो उसकी वजह ये है कि हर सर्विस प्रोवाइडर जो है वो अपनी ऑप्टिक फाइबर डालता है। तो जबकि अब तरीका ये है कि देयर आर सो कॉल्ड टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स, वो फाइबर डालते हैं और सर्विस प्रोवाइडर उस पर राइड करते हैं, तो वो एक ही दफा डालनी पड़ती है। सो बहुत सी जगहों पे ये ऐसा होता है। हम अब कोशिश कर रहे हैं छोटे शहरों में ऐसा हो जाए, बड़े शहरों में तो अब जो होना था वो तकरीबन हो गया, वहां भी कुछ जगहों पे शायद जरूरत पड़ेगी, लेकिन मकसद अल्टीमेटली ये है कि फाइबर जो है वो पेनिट्रेट कर जाए। और जो जितने भी सीरियस यूजर्स हैं फाइबर के इंटरनेट के, एक तो है ना कि आपने वो स्मार्टफोन पे गूगल मैप लगा लिया या कोई छोटी मोटी ऐप लगा ली, छोटी मोटी वीडियो एक्सचेंज कर ली, व्हाट्सएप कर लिया, ये तो वो है इस्तेमाल जो कि मोबाइल पे हो जाते हैं। बट इफ यू वांट टू डू सम सीरियस वर्क, किसी एंटरप्राइज को आप चलाना चाहते हैं या किसी कोई नॉलेज वर्कर हैं आप, या आप कोई सीखना चाहते हैं, आप कोई रिसर्च करना चाहते हैं, देन यू नीड बेटर क्वालिटी ऑफ इंटरनेट। और बेटर क्वालिटी ऑफ इंटरनेट जो है वो आता है फाइबर टू द प्रेमिसेस से। सो फाइबर टू द प्रेमिसेस इंक्रीज करेगा जब हम उसकी पेनिट्रेशन को शहरों में बढ़ाएंगे। तो अच्छा, जितना भी हम छोटे शहरों में बढ़ाएंगे उतनी, क्योंकि इंटरनेट प्रोवाइड्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग, इट प्रोवाइड्स यू इंफॉर्मेशन, इट प्रोवाइड्स यू सोशल interaction, it provides you knowledge, it provides you skills, it provides you entertainment, हर चीज मिलती है उसमें। तो हो सकता है नहीं, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी कि बहुत से लोग बड़े अर्बन सेंटर्स की तरफ जाना छोड़ देंगे। कि अगर हर काम उनका चल जाता है तो क्या जरूरत है अपना घर बार छोड़ के वो बड़े शहर के छोटे से किसी फ्लैट में जाकर रहें। तो ये इससे अर्बनाइजेशन पे भी फर्क पड़ेगा, इससे एक्चुअली क्लाइमेट चेंज पे बड़ा एक पॉजिटिव इफेक्ट आएगा जब इस तरह की ट्रैवलिंग कम हो जाएगी ऑन ए मास स्केल, एंड पीपल विल बी वर्किंग फ्रॉम देयर होम्स। जिस तरह के अब कोविड का एक बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है ये कि वर्किंग फ्रॉम होम इज बिकमिंग ए नॉर्म नाउ, कॉन्फ्रेंसेस, वेबिनार्स और मीटिंग्स इस पे हो रही हैं। तो लेकिन अगेन जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा, हम वो छोटी जगहों के लोग या दूर दराज के लोग शायद उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे उस तरह जिस तरह के बड़े शहरों में कर पा रहे। सो ये जैसे आपने कहा क्या करना है हमें इसको आगे बढ़ाने के लिए, तो ये चीजें हमें करनी है। इसी तरह स्पेक्ट्रम का इश्यू है। स्पेक्ट्रम, हमें ज्यादा से ज्यादा स्पेक्ट्रम चाहिए। स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम इज लाइक
यानी आप समझ लें कि दे आर पाइप्स इन द एयर जो कि हमें नजर नहीं आ रही ओके, होती, उस ठीक। पाइप्स में वो कैपेसिटी। डेटा या इंफॉर्मेशन ट्रेवल कर रही होती है, उन पाइप्स को बड़ा करना है हमें। अच्छा, वो पाइप्स की जो बड़ा करने की वजह से के लिए स्पेक्ट्रम गवर्नमेंट को इजाजत देनी पड़ती है कि हाँ, ये स्पेक्ट्रम भी इस्तेमाल कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। जब वो गवर्नमेंट ज्यादा स्पेक्ट्रम की इजाजत देती है तो वो ज्यादा, उसके लिए ऑपरेटर्स ऑफ कोर्स पे करते हैं, ओके। ऑक्शन किया जाता है उसको, और वो ऑक्शन में खरीदते हैं, वो राइट हुँ, टू यूज खरीदते हैं। स्पेक्ट्रम हवा तो नहीं खरीद सकते, लेकिन सही, राइट टू यूज खरीदते हैं। सही। नॉर्मली 15 साल के लिए वो होता है, ओके। तो उसके लिए वो पैसे भी देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हैज टू से कि हाँ, ये इतने मेगाहर्ट्ज से इतने मेगाहर्ट्ज तक स्पेक्ट्रम ये अवेलेबल है, अब आप हुँ, बिड लगाएं अपनी। तो वो हमने कुछ अरसे से नहीं किया, जिसकी हुँ, वजह से ये भी एक इशू है हमारे यहाँ कि हम स्पेक्ट्रम में भी अपने रीजनल पीयर्स से पीछे रह गए ओके। हैं। इनफैक्ट स्वाय अफगानिस्तान के बहुत सी कंट्रीज में हमारा स्पेक्ट्रम कम है, स्पेशली when we when we divide that over the population that we have. हुँ, तो 220 मिलियन की पॉपुलेशन में वो स्पेक्ट्रम हमारा गालिबन दुनिया में सबसे कम वालों में शामिल होता है। ओके। तो हमें स्पेक्ट्रम रिलीज करना है। स्पेक्ट्रम इज अ रिलेटिवली इजियर थिंग टू डू, कि गवर्नमेंट उसको रिलीज करे, पैसे लोगों से ले, और वो फिर ऑपरेटर्स जाने और वो स्पेक्ट्रम जाने, जो हुँ, मोबाइल ऑपरेटर्स हैं या दूसरे वायरलेस ऑपरेटर्स हैं, वो फिर उसको यूज करेंगे। फाइबर इज ए डिफरेंट बॉल गेम। इसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, इसमें फाइबर बिछानी पड़ती है, इसमें उसको चलाना पड़ता है, और हुँ, एक जब फाइबर बिछ जाती है तो कम से कम 40-50 साल तो वो काम करती है। उसकी कैपेसिटी प्रैक्टिकली अनलिमिटेड है। अच्छा, उसका जब इक्विपमेंट एंड्स पे वो आप चेंज कर देते हैं तो उसकी ओके। 4 गुना, 16 गुना, 64 गुना उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। सो ये दो चीजें जो हैं ये बेसिक हुँ, हमें करनी है, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ऐसा हो जाए कि हर शख्स इंटरनेट को इस्तेमाल कर सके। हुँ, उसके अलावा बहुत सी और चीजें हैं, फॉर एग्जांपल डिवाइसेस हैं। डिवाइसेस अब पाकिस्तान में बनने लगी हैं, पिछले चंद माह से, तो होपफुली इनकी प्राइसेस भी डाउन होंगी, वैसे भी वर्ल्ड वाइड डाउन ही हो रही हैं। अब जरूरी नहीं है कि आपके पास एक कंप्यूटर हो या लैपटॉप ही हो, अब तो स्मार्टफोन हर चीज कर लेता है, और स्मार्टफोन सस्ते भी हो रहे हुँ, हैं। डिवाइसेस हैं, फिर जैसे मैंने कहा स्किल्स हैं। अगर आपको इस्तेमाल करना नहीं आता, या आपको अंग्रेजी या उर्दू नहीं आती, तो आप कैसे करेंगे उससे वो इस्तेमाल? हुँ, तो हुँ, उसके लिए कंटेंट है, कंटेंट की बहुत जरूरत है। कंटेंट ऐसा कि वो यानी इसमें अच्छी बात ये है, अगेन स्मार्टफोन या जैसे इसमें डिवाइस में, कि आप चीज को देख सकते हैं, विच मीन्स कि अगर आप एक फॉर एग्जांपल आप किसान हैं, और आपको बताना है कि फ्लां पौधे की आपको फ्लां बीमारी कैसे हुँ, रिकग्नाइज करनी है, तो आपको वो लिखा हुआ टेक्स्ट नहीं पढ़ना पड़ेगा, बल्कि वो दिखा सकते हैं कि भाई आ ये, सकते हैं। और उस ऑडियो और वीडियो के से आपको आपकी अपनी जबान में बताया जा सकता है हुँ, कि जी हुँ, ये, इसको ये अगर बीमारी हो, या इस तरह के कीड़ा लगा हो, या सुंडी लगी हो, तो इसको ये करना है, बिल्कुल। वगैरह वगैरह। सो आपकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन उससे बूस्ट कर सकती है। हुँ, सिमिलरली लाइव स्टॉक के लिए है, फिशरीज के लिए है, फॉरेस्ट्री के लिए, हर चीज के लिए। लेकिन कंटेंट क्रिएट करना है ना। अभी इस वक्त होता यह है कि अगर किसी को स्मार्टफोन मिल भी जाता है और उसके पास इंटरनेट भी आ रहा है, तो एक वो आम आदमी वो उसको एंटरटेनमेंट के लिए ही इस्तेमाल बिल्कुल, करता है। उस बिल्कुल, पे वीडियोस देखता है, वो उस पे बॉलीवुड के गाने देखता है, या व्हाटएवर। बिल्कुल, तो बिल्कुल। हमें कंटेंट, सो ये सारी चीजें तो बहुत सी हैं, लेकिन हुँ, जैसे कहा बेसिक्स से शुरू करके, तो देन देयर इज जी, स्काई इज द लिमिट। आप बहुत कुछ कर सकते हैं उसके जी। साथ। वैसे आप हमें थोड़ा इकोनॉमिक्स के बारे में बताएँ। मुझे ऐसा फ़ील होता है कि ये क्योंकि देयर इज़ अ कमर्शियल एलिमेंट टू दिस। अब ज़ाहिर बात है एक फाइबर बिछाना इट्स अ बिग इन्वेस्टमेंट, इट्स अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट और तभी यूएसएफ जैसे फंड्स भी एग्ज़िस्ट करते हैं कि कमर्शियल इंटरेस्ट जो हैं वो नेचुरली उन जगहों पर होंगे जहाँ पॉपुलेशन है। क्योंकि अगर फाइबर वहाँ बिछेगा तो डेटा यूज़ होगा तो इट विल हैव अ आरओआई अराउंड दैट। लेकिन हमारा मसला है कि हमें पहुँचाना है रूरल एरियाज़ में। तो वो अब ये टिपिकल चिकन एंड एग वाली सिचुएशन हो जाती है। तो इसमें क्या हमने रियलाइज़ कर लिया है कि भई नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पहले जाना पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर वे टू स्टार्ट दिस साइकिल बट टू मेक दैट इंफ्रास्ट्रक्चर रीच
और अगर ऐसा है जी तो फिर अब क्या हो रहा है, ये थोड़ी इकोनॉमिक्स अगर हमें थोड़े समझाएं तो आई थिंक दैट विल बी जी, वेरी। यूएसएफ इसीलिए आपने बिल्कुल ठीक कहा। यूएसएफ जो है वो इसीलिए बनाया गया कि जहाँ पे क्योंकि टेलीकम्युनिकेशंस इस वक्त तमाम का तमाम, ये 2004-5 के बाद तमाम का तमाम टेलीकम्युनिकेशंस इज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। सो ओके। दिस इज द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कोई ऐसी चीज जो कि इट्स यूटिलिटी नाउ एक्चुअली, तो पाकिस्तान में अब तक गैस, बिजली, पानी कोई भी प्राइवेट सेक्टर में के पास नहीं है, टेलीकम्युनिकेशंस है। सो टेलीकम्युनिकेशंस प्राइवेट सेक्टर में है, इसकी वजह से बहुत उसको बूस्ट मिला है। बट एट द सेम टाइम इसका डिसएडवांटेज भी है कि प्राइवेट सेक्टर वहीं जाता है, जैसे आपने कहा, जहां पे कुछ उसको रिटर्न मिलता है। तो इसी वजह से यूनिवर्सल सर्विस फंड बने दुनिया भर में। आज 90 कंट्रीज में ये फंड है और उसका तरीका यही है कि वो इन्हीं ऑपरेटर से ही एक कंट्रीब्यूशन लेते हैं। अच्छा। पाकिस्तान में 1.5% लेते हैं, कहीं पे 2, 3.5, आधा परसेंट, मुख्तलिफ जगह में मुख्तलिफ है। और उसी पैसे को दे के उनको कहते हैं कि अच्छा तुम फलां इलाके में जाओ, फलां इलाके में जाओ। तो यानी उसी उनको उन्हीं को भेजा जाता है फिर वहां पे, क्योंकि आफ्टर ऑल सर्विस तो उन्होंने प्रोवाइड करनी। सो रूरल एरियाज तो इससे कवर हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है। फाइबर बिछाना ऑफ कोर्स इज पार्ट ऑफ दैट टू द यूनियन काउंसिल। बड़े शहरों में जैसे मैंने कहा बहुत से बड़े ऑपरेटर्स ने इन्वेस्ट किया, वहां तो कोई मसला नहीं है, रिटर्न है। ऑल्दो वहां पे भी कुछ एरियाज में मसला है, लेकिन जनरली इतना मसला नहीं है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, गुजरांवाला, फैसलाबाद, हैदराबाद, जितने बड़े शहर हैं, पेशावर, अ, रह जाते हैं बीच वाले शहर। वो ना यूएसएफ के लिए क्वालिफाई करते हैं बिकॉज वो रूरल ओह। नहीं है और वो ठीक। अनसर्व्ड नहीं है। टेक्निकली वो अनसर्व्ड नहीं है, वहाँ सर्विस है। वो अलग बात है कि वो इतनी बुरी है कि वो बच्चे अपना ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते, और टावर्स जो हैं वो फाइबर से कनेक्टेड नहीं है, लिहाजा वो चोक हो जाती है वहां पे जब डाटा ज्यादा आता है। तो वो उसको एड्रेस करने के लिए थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया, एक वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट है जिस पे हम काम कर रहे हैं कि ओके। वो उसको फुली फंड तो नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट करेगा प्राइवेट सेक्टर को कि ठीक। वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर वहां पे फाइबर बिछा दे, ठीक। और फिर वो इनवाइट करे कि सर्विस प्रोवाइडर्स को कि आप आए और सर्विस दें, किराया दें, सर्विस, मेरा फाइबर बिछा हुआ है, किराया दें, उसको इस्तेमाल करें, उसको आगे ऑगमेंट कर लें, उसको एक्सपैंड ठीक। कर लें, ठीक। आपकी मर्जी है। लेकिन टू फैसिलिटेट सर्विस प्रोवाइडर्स, अब तो ये ना कि हर सर्विस प्रोवाइडर को अपनी केबल ले करनी पड़ती है। तो बड़े शहरों में तो एक गली में तीन भी आ वही जाते ना, हैं, और इट्स सच छोटे अ शहरों वेस्ट में ऑफ पूरे शहर रिसोर्स। में एक भी नहीं आता। जी। मैं इट्स अ एग्जैक्टली, ऑन वेस्ट वन ऑफ साइड इज रिसोर्स। वेस्ट, ऑन द अदर साइड देयर इज नोबडी। सो उसको एड्रेस करने के लिए ये एक हम इस पे काम कर रहे हैं। होपफुली इंशाल्लाह बाय द मिडल ऑफ दिस ईयर वी विल बी समवेयर कि हम इसको एटलीस्ट स्टार्ट कर चुके होंगे। ऑफ कोर्स फाइबर बिछने में और इस्तेमाल होने की जब तक उसको मौका आएगा, इसमें 2-3 साल लग जाएंगे। कुछ जल्दी है, लो हैंगिंग फ्रूट जल्दी आ जाएंगे, कुछ देर से आएंगे, लेकिन 3 से 4 साल तक चल सकता है। तो अगर ये हो गया एक दफा, तो फिर एटलीस्ट जो अभी जो छोटे शहर, जैसे मैंने कहा, बीच में रह गए हैं, बड़े बीच में शहर रह में गए। तो हाँ। हो रहा है, छोट गाँव को यूएसएफ कर रहा है, बीच वाले जो रह गए हैं तो वहां भी इंशाल्लाह फिर ठीक है। बेहतर हो जाएगा। और ठीक। वंस दिस स्टार्ट्स, एक दफा इनको सर्विस प्रोवाइडर्स को और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स को एक बूस्ट मिल गया, तो फिर वो यानी ये अब गाड़ी अपने मोमेंटम पे भी चलने लगती है। जी। तो दैट विल नॉट बी द एंड ऑफ इट, ऑफ कोर्स, जी। ये आगे चलेगा इंशाल्लाह। ठीक है सर, आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब ये एक कॉन्सेप्ट आ रहा है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का, और सिटीज़ का, जिस तरह के भाई नॉलेज सिटी, और मतलब ऐसे एरियाज में लैंड है, ऑब्वियसली पाकिस्तान हैज़ लॉट्स ऑफ लैंड विच इज़ आबाद नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटी नहीं है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी ले लें, आप इंटरनेट ले लें, वाटर, जो जो भी बेसिक्स हैं, तो वो डेवलप नहीं हो पाए। लेकिन अब जबकि ये चीज़ आ रही है, तो ऐसा कोई प्रायोरिटाइजेशन है कि अगर गवर्नमेंट एजेंडा पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं मुल्क के अक्रॉस, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहां पर पहले जाए और फंड्स भी सारे पहले, ऐसा कोई, ऐसी कोई प्रायोरिटाइजेशन है इन द स्ट्रेटजी? जी जी, पहली बात तो ये कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो बनते हैं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। अगर नहीं किया होता कहीं पे तो वो उसका डिले है, इसका मतलब है। लेकिन इन प्रिंसिपल गवर्नमेंट इकोनॉमिक जोन्स में प्रोवाइड कर रही है, जैसे कि गदून अमाजई में बना था, या
चुनियर में बना था या हब के पास कराची में। लेकिन व्हाट इज न्यू इज जो कि हमारी टास्क फोर्स में से शुरू हुआ, हमारे आईटी वाली साइड से, मैं टेलीकम्युनिकेशन जैसे मैंने शुरू में कहा, आईटी के भाइयों ने शुरू किया, वो है स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन। Okay. Now, special technology zone is not a big area where you have a lot of factories because technology, ICT जो है doesn't need it doesn't need a big Space. area. All it needs is maybe one building, you know, with several floors and uninterrupted power supply or optic fiber cable connectivity with the rest of the world. So yes, plus of course थोड़ी बहुत यानी इंसेंटिव्स वहां पे जो आए उसको, फॉर एग्जांपल क्योंकि वो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर्स हमारे, हम बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं इंशाल्लाह हमारे सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट सब बढ़ने लगे हैं। पिछले पूरे साल में जितना हमने किया था वो इस साल 7 महीने में हुआ है, तो अभी ये बढ़ रहा है। तो और उम्मीद है दिस इज द नाउ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट बाय द वे एक्सपोर्ट्स में। ऑफ कोर्स इट्स स्मॉल बट इट विल ग्रो, इट हैज लॉट ऑफ पोटेंशियल। सो हम स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन का बाकायदा एक ऑर्डिनेंस इशू किया गया है, गवर्नमेंट ने किया है, और उसमें और भी फैसिलिटीज हैं। फॉर एग्जांपल ये कि अगर आप वहां से एक्सपोर्ट करें तो आपको रेमिटेंस में, मनी रिसीव करने में, मनी रिमिट करने में आसानियां हो, नॉट जस्ट पावर एंड ऑप्टिक फाइबर केबल बल्कि और भी इस तरह की चीजें आपके आपके इंसेंटिव्स जहाँ पे हों, टैक्स में वहाँ पे कोई इंसेंटिव्स हैं उसमें, इस तरह की चीज। तो special technology zone is something purely for ICTs, not for the other big factories and everything. And luckily, you don't need a lot of space and a lot of bricks and mortar for that. And you don't need to import huge machinery for that. All you need is, of course, computers and of course, skilled young manpower, जो कि हमारे पास अल्लाह का शुक्र है बहुत है। skilled में थोड़ा काम और होने वाला है। We have a lot of skilled manpower, but we need more skilled manpower, and we need entrepreneurs, of course. परवेज अब्बासी जिन चीजों पे काम कर रहे हैं नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स वगैरह में, या ये तो गवर्नमेंट के हैं लेकिन प्राइवेटली भी बहुत हैं, और सो दिस हैज गॉट a huge potential now. तो स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स जो हैं वो एक बहुत ब्राइट स्पॉट है, एंड होपफुली इंशाल्लाह दे विल बी, अभी तक उनके अभी वो आए नहीं और हमारे एक्सपोर्ट्स वगैरह जो है तो बूस्ट कर ही रही हैं, लेकिन वो जब आ जाएंगे और जो इनको जो सॉफ्टवेयर में डील करते हैं, बिजनेस करते हैं, वेदर इन कंट्री और एक्सपोर्ट, सो उसको बहुत बूस्ट मिलेगा, एंड दैट विल बी ए रियल गेम चेंजर। ठीक है सर। वैसे आज मैं थोड़ा राइट ऑफ वे पे बात करने का प्लान था, लेकिन आई थिंक लोग पढ़ लेंगे। अगर आप बहुत ही ब्रीफली इसको टच कर लें, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक्स की आपने बात की और ये एक हर्डल था कि आप यू कैन प्रॉब्ली एक्सप्लेन इट फॉर ऑडियंस एज वेल। अगर बहुत ही ब्रीफली 2-3 मिनट्स में अगर आप बता दें कि मसला क्या था और राइट ऑफ वे का अब हमने किस तरह वो वी हैव प्रोग्रेस्ड ऑन। जी, राइट ऑफ वे मसला बड़ा आसान है कि जब आप फाइबर डालने जाते हैं, उसको आप 5 फुट नीचे डीप जमीन में दबाते हैं, या आप कहीं टावर खड़ा करना चाहते हैं, तो आपको जमीन की जरूरत होती है या खोद के फाइबर डालने की इजाजत की जरूरत होती है। तो वो कुछ जगहों पे जहाँ के बिजनेस ज्यादा है, बड़े शहरों में खास तौर पे, और ज्यादा महंगे इलाकों में, वहाँ जो ओनर हैं लैंड के या जो कस्टोडियन है उस राइट ऑफ वे के, वो पैसे मांगते हैं, बहुत ज्यादा पैसे मांगते हैं। छोटे शहरों में इतना ज्यादा मसला नहीं है वहाँ, लेकिन पैसे वहां भी मांगते हैं, वहाँ थोड़े पैसे मांगते हैं। लेकिन हर जगह पे लोग कहते हैं कि जी अगर फाइबर गुजारोगे, अगर दबाओगे जमीन के नीचे भी पैसे दोगे, रेलवे क्रॉसिंग करनी है उसके पैसे, हाईवे क्रॉस करना है उसके पैसे, हाईवे के साथ डालना है तो हाईवे वालों को हर मीटर के हिसाब से पैसे देने पड़ते हैं। सो मसला ये था कि एक तो पैसे देने पड़ते हैं, कई जगह बहुत ज्यादा देने पड़ते हैं, यानी जो कैपेक्स है फाइबर डालने का उससे ज्यादा वारिडो में देना पड़ जाता, मतलब अनफेयर, जिस्म से दुम जो है वो ज्यादा बड़ी हो जाती है जिस्म से। सो एक तो ये मसला। दूसरा मसला ये कि राइट ऑफ वे लेना एक बहुत एक पेनफुल काम है। वो कागजों को भरो, फाइलें चलती हैं इधर से उधर, उधर से उधर,
कई कई माह, 6-6 माह लग जाते हैं लोगों को राइट ऑफ वे लेने में किसी एक छोटे से एरिया में, फॉर एग्जांपल। सो हमने उसका ये फिर किया है कि गवर्नमेंट से एक कन्विंस करके, और सारे जो राइट ऑफ वे देने वाले हैं उनकी मशावरत से, ताकि बाद में इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम ना हो, एक राइट ऑफ वे का पॉलिसी डायरेक्टिव कैबिनेट से मंजूर करवा के, फेडरल कैबिनेट से हमने उसको नोटिफाई करवाया है, जिसमें कोई डिटेल्स नहीं है कि भाई यहाँ इतना रेट होगा या इतना रेट नहीं होगा, प्रिंसिपल्स तय किए हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने राइट ऑफ वे कहीं देना है तो आप जो उसकी फीस चार्ज करेंगे दैट विल बी कॉस्ट बेस्ड। यानी ये नहीं कि आप अपनी मर्जी का ख्याल आया कि मैं 8,000 रुपए पर मीटर चार्ज करूं तो 8,000 रुपए देने पड़ेंगे, उसको तो बेचारे को कोई वो नहीं है, और चॉइस नहीं होती उसके पास जिसने बिछाना होता है। तो हमने कहा कॉस्ट बेस होगा, तो जो ही विल हैव टू जस्टिफाई कि मैं 8,000 क्यों मांग रहा हूँ पर मीटर के, मेरी क्या कॉस्ट आ रही है, कोई नक्शे बनाने पड़े हैं, कोई आपको लोगों सर्वे कहीं करना पड़ा है, कोई जो भी व्हाटएवर थिंग इज, तो किसी हद तक तो जस्टिफाई कर लेंगे, लेकिन एग्जॉर्बिटेंट फीस को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो वन होप्स के जिससे ये मसला हो जाएगा। फिर उसमें ये भी कुछ और चीजें भी, प्रिंसिपल्स तय किए गए हैं कि ज्यादा देर नहीं होगी, 30 दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे वगैरह वगैरह एप्लीकेशन को प्रोसेस करने में। तो इस किस्म की चीजें करने के बाद हमारा ख्याल है कि राइट ऑफ वे का मसला काफी हद तक हल हो जाएगा। ऑल्दो पूरे हल के लिए हमें ये रियलाइजेशन चाहिए उन लोगों में जिनके पास राइट ऑफ वे कि वो बैठे हुए हैं उस पे, कि उनको रियलाइजेशन हो कि यार इससे बहुत ज्यादा जरूरत मुल्क को एक टेक्नोलॉजी के पहुंचाने की है, बनिस्बत उसके जो हम 4 पैसे कमा लेते हैं एज ए म्यूनिसिपैलिटी या कैंटोनमेंट या व्हाटएवर। ठीक ठीक सर, आई थिंक दैट वाज वेरी यूजफुल। अब थोड़ा सा ग्राउंड की तरफ आते हैं। आई थिंक थोड़ा आपने वैसे टच कर लिया है कि अब इंडिविजुअल लेवल पे क्या हो सकता है, और आई थिंक एक पॉइंट आपने शुरू में कहा, मैं चाह रहा हूँ कि इसको अब यूज करें, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का बेनिफिट मिला। आपने शुरू में मेंशन किया कि द वे इट वाज सेट अप द यूएसएफ, जिसमें पब्लिक एंड प्राइवेट, तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के साथ ही तरक्की के एग्जांपल्स मिलते हैं हमें सिंस लेट्स से द मॉडर्न टाइम, अगर हम हिस्टोरिकली भी बात करें तो क्या यही सॉल्यूशंस हैं? और आई थिंक मैं इसको इस पे भी कंक्लूड करते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे और प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर किस तरह ये चीजें हो सकती हैं कि हम अपना वो विजन अचीव कर सकें कि इंटरनेट एवरीवेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑप्टिक्स बिछा सकें। इसके आई थिंक कंक्लूड करते हैं। जी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्लासिकल डेफिनेशन में अगर आप जाएं तो वो तो ये है कि गवर्नमेंट या स्टेट जो है वो कोई सड़क बनानी है फॉर एग्जांपल, तो वो प्राइवेट सेक्टर से बनवाती है, और उसको गारंटी करती है कि वो 15 साल 20 साल जो भी है वो उसका इनकम उसको मिलेगा, और वो इतना होगा कि उसमें उसके लिए प्रॉफिट भी बनता रहे और उसकी कॉस्ट भी निकल आए। क्लासिकल प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये होती। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ टेलीकम्युनिकेशंस ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर में है जैसे मैंने कहा, और गवर्नमेंट को ये कहने की जरूरत नहीं है कि तुम मुझे सड़क बना दो तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, ये इसकी बात नहीं है। वो खुद ही अपने मौके तलाश करते रहते हैं कि जहां से उनको प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सके। तो इंटरेस्टिंगली यूएसएफ के पब्लिक प्राइवेट जो आपने यहाँ से शुरू की बात, उसमें मैं बाद में आता हूँ, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि हमें इन केस ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस वी डोंट हैव टू गिव एनीथिंग एज इन 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 रोड्स और ब्रिजेस, जहाँ पे गवर्नमेंट कहती है कि जी मैं आपको गारंटी करते हूँ कि आपको ये इनकम भी आएगा और आपका कैपिटल भी रिकवर हो जाएगा, आप यहाँ आप इन्वेस्ट करें। ये कहने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वो इन्वेस्टर है ही, वो गवर्नमेंट खुद तो है ही नहीं। अच्छा, सो ऑल व्हाट वी हैव टू डू इज टू फैसिलिटेट देम, उनके लिए इन्वेस्टमेंट आसान बना दे, वो खुद ही इन्वेस्ट करेंगे। नाउ इन्वेस्टमेंट आसान बनाने के बहुत से तरीके हैं, राइट ऑफ वे फॉर एग्जांपल में सहूलत दे दें, या अगर कोई और उनके इम्पेडिमेंट्स हैं, नया इक्विपमेंट मंगाने में बाहर से मंगाना पड़ता है, उसमें कोई उनको अच्छा उसमें भी गवर्नमेंट दायरा टैक्स बनाती है, फिर जो इस्तेमाल होता है उस पर भी टैक्स,
टैक्सेस में हम वी आर वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स्ड कंट्रीज इन आईसीटी अनफॉर्चुनेटली। सो वहां पे हमें थोड़ी सी उनको सहूलत देने की जरूरत है। तो हमें तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इससे ज्यादा जरूरत ही कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो थोड़ी सहूलत दे, थोड़ा इंसेंटिव दे, तो काम खुद ही होता रहेगा। अच्छा, यूएसएफ का जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है वो अगेन वो जो पैसे इकट्ठे होते हैं वो भी प्राइवेट सेक्टर के होते हैं। वहां तो गवर्नमेंट एक पैसा भी नहीं डालती। यूएसएफ में द गवर्नमेंट हैज नेवर पुट इवन अ सिंगल रुपी। इनफैक्ट गवर्नमेंट यूएसएफ के पैसे ले गई, वो एक अलग कुछ पैसे ले गई। वो खैर वो बुक्स में यूएसएफ की हैं, यूएसएफ में गेट देम बैक वन डे, लेकिन वो सिंपल है कि अगर जरूरत होगी तो हम दे देंगे। तो जरूरत जब होगी, हर साल नया इनफ्लो आता रहता है। सो वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सिर्फ बोर्ड की हद तक है। बोर्ड जो है इट इज मेड ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कि कंपनी को चलाता है। इट इज मेड ऑफ 8 members, 4 of them come from the government, including the regulator and the secretary of IT and a couple of other people, और 4 of them come from the private sector. एक मोबाइल ऑपरेटर्स का नुमाइंदा होता है, एक फिक्स लाइन का होता है, एक आईएसपीज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स का होता है, एक कंज्यूमर्स एसोसिएशन का नुमाइंदा होता है। सो 4 + 4 इट्स अ बैलेंस्ड बोर्ड। और ये नहीं हो सकता कि 4 गवर्नमेंट के नुमाइंदे बैठ के कोई फैसला कर ले। रूल्स में लिखा हुआ है कि कम से कम एक प्राइवेट सेक्टर का आदमी जरूर होगा, 5 चाहिए मतलब तो फैसला होगा जी। सो देयर आर सम वेरी गुड, दिस मॉडल इज, जैसे मैंने कहा, बड़ा अच्छा मॉडल है और बहुत से लोग इसकी कॉपी करते हैं। तो कॉपी करते वक्त लोगों को इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होता है कि अच्छा, जिनको अपने सब्सिडी देनी है उन्हीं का नुमाइंदा यहाँ बैठा हुआ है बीच में। तो ये जरा हजम करना कुछ लोगों के लिए मुश्किल होता है, बट इट वर्क्स, इट्स वर्किंग वेरी गुड। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूएसएफ को रन करने के लिए ये वो क्लासिकल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं है। नाउ कोशिश ये हो रही है कि जैसे मैंने छोटे शहरों की बात की, वर्ल्ड बैंक की के क्रेडिट की बात की, तो वो क्रेडिट यूज करके उनको फैसिलिटेट करने के लिए आप उनको एक लेट्स से वो $1 मिलियन चाहिए एक सिटी में फाइबर नेटवर्क, छोटी से शहर में फाइबर नेटवर्क बिछाने के लिए, तो उसका कोई हिस्सा 1/3 और व्हाटएवर जो है वो उस बैंक के क्रेडिट से उनको दे दिया जाए। सो उनको एक फैसिलिटेशन हो जाए अपने कॉस्ट रिकवरी कैपेक्स में, उनको जो एक मदद मिल जाए। दैट इज अनदर काइंड ऑफ public private partnership, not the classical public private partnership, but something जो कि because the government feels कि ये चाहिए, ये जरूरत है इस चीज की, और वो बिछा नहीं रहे फाइबर क्योंकि उनको महंगा पड़ रहा है। इट हैज अनफॉर्चुनेटली, फाइबर का ये इन्वेस्टमेंट है, ये कैपिटल इंटेंसिव भी है और इसके रिटर्न्स बहुत स्लो है। इसकी लाइफ ज्यादा है लेकिन रिटर्न्स आर स्लो, लॉन्ग टर्म है। तो उसको इन दोनों चीजों को अबूर करने के लिए आप शुरू में कोई इंजेक्शन दे दें तो उससे बूस्ट मिलता है। तो वो उस किस्म की एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की भी बात हो रही है। सो देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड सम ऑफ देम आर बीइंग ट्राइड एंड एब्सोल्युटली आपने ठीक कहा, दिस इज द वे। अगर आप कहें कि गवर्नमेंट बिछा देगी फाइबर छोटे शहरों में तो इम्पॉसिबल है। एटलीस्ट हमारे कंट्री में शायद 2047 से पहले तो कोई चांस नहीं है कि अब ये हो सके। बड़े बड़े अमीर मुल्कों में नहीं हुआ, तो हम तो खैर बहुत छोटे हैं। सिमिलरली अगर आप कहेंगे प्राइवेट सेक्टर की सारी जगह बिछा देगा तो ये भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करना। वो तो कोशिश करेगा कि जो जहाँ प्रॉफिटेबल एरियाज है, हाँ छोटे शहर भी प्रॉफिटेबल ज्यादा हो गए तो ठीक है, लेकिन उनमें टाइम लगेगा। सो अगर होगा भी तो आज से 10-15 साल बाद होगा। सो इन ऑर्डर टू एक्सेलरेट थिंग्स एक किस्म की प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप चलाई जाए जिससे कि जल्दी हम इस ब्रिज को अबूर कर लें। जबरदस्त परवेज साहब, आई थिंक कन्वर्सेशन बहुत अच्छी रही। अब मैं कंक्लूड की तरफ चलते हैं, काफी टाइम आपका ले लिया आज मैंने। इंडिविजुअल लेवल पे कोई मैसेज देके जाएं आपके, अब इंडिविजुअल सिटीजन लेवल पे वो क्या हम आज चीजें कर सकते हैं या एक्शंस ले सकते हैं या व्हाटएवर यू वांट टू गिव एज अ क्लोजिंग मैसेज, जिससे वही विजन जो आपने सोचा ग्रीन
कनेक्टेड पाकिस्तान, जबरदस्त आपने जो विजन शुरू में स्टार्ट किया उसको दोबारा से कनेक्ट करते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे हमें क्या करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमें कोई एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है। This statement may sound a little odd, लेकिन let me explain. जो काम हमारा है, जो काम हमने अपने लिए चुना है करने के लिए, अगर उसी को हम ईमानदारी से और अपना फर्ज समझ के और उसको जान लगा के करें, अपना अपना काम, तो मेरा ख्याल है वही बहुत है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमें पूरी यानी पूरे तनदेही से हमें वो इल्म हासिल करना है जो हम करने के लिए चाहे। एग्जाम पास करने तो एक यानी एग्जाम पास हो ही जाएगा, मैं गारंटी करता हूँ, अगर आप उसमें खुद से इंटरेस्ट लें। पहले तो सब्जेक्ट ही वो लें जिसमें आप इंटरेस्टेड है। डोंट टेक थिंग्स इन विच यू आर नॉट इंटरेस्टेड। सारी उम्र आप वो मीडियोक्री रहेंगे। सो टेक समथिंग विच यू आर इंटरेस्टेड इन एंड उस पे जान लगाएं, मेहनत करें। उस ये नहीं, मैं नहीं कह रहा कि मुल्क के लिए मेहनत, अपने लिए करें यार। मेहनत करें, उसमें सीखें। वो आपको जॉब में भी हेल्प करेगी। जॉब में जब आए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का जॉब है, चाहे वो गवर्नमेंट का जॉब है, चाहे वो इंडिविजुअल आप अपना कोई मेहनत कोई बिल्डअप कर रहे हैं, जान लगाएं, मेहनत लग करें। अगर सब अपना अपना काम करने लग जाएं तो मैं समझता हूँ ये मुल्क कहाँ से कहाँ जा सकता है। कोई इसके लिए कुछ यानी उस सेंस में एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है कि तो मुल्क की खातिर मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। जो आपका अपना काम है वही करें, लेकिन पूरी मेहनत से करें, लगन से करें, इंटरेस्ट लेके करें, जान लगाएं उसमें। माशाल्लाह, जबरदस्त परवेज साहब, सच एन इंस्पिरेशनल डिस्कशन। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस ने भी आपसे बहुत सीखा होगा और हम देख रहे हैं वो मेहनत आपकी, माशाल्लाह। यू स्पेंट योर लाइफ एंड आप स्टिल लगे हुए हैं उसके अंदर। आई थिंक दैट इटसेल्फ इज अ इंस्पिरेशन फॉर अस के यू हैव दिस विजन एंड यू वांट हाँ, टू गिव ये बैक। बात मुझे बड़ी खुशी है कि मैं, अल्लाह का शुक्र है, he has given me the strength and the urge to do something. I'm now 68 plus. So मेरे साथी बहुत से ऐसे हैं जो 60 के बाद कुछ नहीं कर रहे, लेकिन मैं उनको भी मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ। माशाल्लाह, हाँ, माशाल्लाह। and ठीक I है, have no intention of giving up एब्सोल्युटली, in the near एब्सोल्युटली, future. बिल्कुल। Inshallah. ठीक है जी परवेज साहब, तो आई Thank थिंक you so much. आपका बहुत शुक्रिया। आपने हमारे साथ आपका बहुत, आई शुक्रिया। थिंक इट वाज अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज शेयरिंग एज वेल। आई थिंक कुछ ऐसे एरियाज जो शायद लोगों को ना मालूम हो, उनको उसके बारे में एटलीस्ट कुछ बेसिक नॉलेज मिली, एंड देन एज यूजुअल बेसिक नॉलेज को फिर एनहांस करने का रास्ता जो है वो इंटरनेट के थ्रू मौजूद है। उसके अलावा आपने Absolutely. डेफिनेटली हमारे लिए रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिसी मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, एंड आई थिंक होप भी मिली कि देयर इज डायरेक्शन, देयर इज विजन जो कि एक परसू हो रहा है कि किस तरह पाकिस्तान में इंटरनेट फैलेगा। और राइट डाउन टू द इंडिविजुअल लेवल, आई थिंक व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज के वही सुबह उठ के वही काम करें, लेकिन मेहनत, लगन और ईमानदारी से जो है वो ईमानदारी से करें। बस करें। तो आई थिंक दैट itself is a great message. I would like to thank you, Parvez Saab. But it's been a wonderful, it's been a privilege, I would say, for me to have this conversation with you. Thank you very much. Thank you very much. Really. चलें जी, तो All the मैं best. जी अपनी ऑडियंस से मुखातिब हूँ। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में मैं किसी और ज़बरदस्त गेस्ट स्पीकर के साथ इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए यूटीपी की तरफ से इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। खुदा हाफिज।